तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली को पता चल चुका है कि कुछ लोग उसे चुपचाप से फॉलो कर रहे, तो हानली ने उन्हें हंट डाउन करना शुरू कर दिया। स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट की जोंगलिन और हान यूजी की वजह से हानली के पुराने दुश्मन यानी कि डिमोनिक सेक्ट के लोग भी उसके हाथ लग गए, जिन्हें हानली ने बड़े ही मजे के साथ खत्म कर दिया। वहीं पर वो हान यूजी को नॉकआउट तो कर देता है, मगर इस बंदी को पहले से ही जानता था, इसलिए हानली ने उसे जिंदा छोड़ दिया। मगर जोंगलिन उसके कब्जे में थी। इस बंदी के पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है, तो हानली का इरादा था कि वो इस टेक्निक को मास्टर करके अपने गोल्डन बग्स को आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहां पर हानली पहुंच चुका था। हानली जू कंट्री को अच्छा खासा टूर देने के बाद अपने सेक्ट में वापस आ चुका है। उसे देखकर ही एल्डर चेंग टियानकुन और एल्डर लियो तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रही थी, छोटे भाई तुमने तो वापस आकर हमारा दिन बना दिया, हम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं पर एल्डर लियो काफी क्यूरियस होकर हानली से पूछने लगे कि बताओ फिर तुम्हारा सफर कैसा रहा, कहीं तुम्हारा किसी भयानक कल्टिवेटर से मुकाबला तो नहीं हुआ। जिस पर हानली कह रहा था, ना ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने बस जू कंट्री को एक्सप्लोर किया। 200 सालों में तो वहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। और हाँ, मैंने डिमोनिक सेक्ट के कुछ कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टिवेटर्स को भी निपटा दिया। अब डिमोनिक सेक्ट का जिक्र सुनते इन दोनों एल्डर्स के चेहरे का रंग ही उड़ गया। हानली देख पा रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगा कि सीनियर कोई प्रॉब्लम है क्या, आप तो अचानक से ही शांत हो गए। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी वजह से ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट मुसीबत में फंस जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने तो अपना एक ट्रेस भी पीछे नहीं छोड़ा, तो वो लोग कभी भी हम तक पहुंच नहीं सकते। हालांकि एल्डर लियो अभी भी सोच में थे। वो कहते हैं कि तुमने डिमोनिक सेक्ट की कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले कल्टिवेटर्स को निपटा दिया। मेरे ख्याल से वो किसी नेसेंट सोल के पर्सनल डिसाइपल होंगे और तुमने उन्हें निपटा कर बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। मेरे छोटे भाई तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे भी वो डिमोनिक सेक्ट हमारा दुश्मन है, मैं तो न जाने कब से उनकी खाल उधेड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे आज भी 3-6 सोल ट्रायल का दिन याद है। उस दिन उन लोगों ने हमारे कई सारे कल्टिवेटर्स को घायल कर दिया था, और जहाँ तक मुझे याद है तुम भी उस ट्रायल का हिस्सा थे। क्या तुम्हें पता है उस दिन हमारे बड़े भाई चेंग टियानकुन उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स के हाथों बुरी तरह से घायल हुए थे। उनकी इंजुरीज इतनी ज्यादा ग्रेव है कि वो अभी तक हील नहीं हो पाए। जो सुनते साथ ही हानली एल्डर चेंग टियानकुन की तरफ देखने लगा, और उनकी ब्रीदिंग को देखकर ही हानली समझ गया था कि वाकई ये काफी ज्यादा घायल है। वहीं पर एल्डर लियो से कह रहे थे कि उन कल्टिवेटर्स को खत्म करके तुमने काफी अच्छा काम किया है, यूँ समझ लो कि हमारा सारा गुस्सा उतर गया। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स काफी जोर जोर से हंसने लगे, जो देखकर हानली भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। और अभी तीनों मिलकर सीधे चाय पीने के लिए रवाना हो गए, ताकि थोड़ी सी गपशप हो जाए। साथ ही वो दोनों एल्डर्स हानली को बता रहे थे कि स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट का एल्डर डोंगमिंग हाल ही में एक फाइट में इन्वॉल्व हुआ। हमने सुना है कि घोस्ट स्पिरिट गेट के सोल क्रशर के साथ उसका मुकाबला हुआ था। वैसे तो ये दोनों भी नेसेंट सोल के कल्टिवेटर हैं, जो कभी अपने सेक्ट को छोड़कर बाहर नहीं जाते, मगर इस बार उनमें काफी फियर्स बैटल हुई। जरूर से इसके पीछे कोई सॉलिड वजह होगी। वैसे भी डिमोनिक सेक्ट के लोगों की खोपड़ियां ऑलरेडी गर्म होती, वो कब किसी के साथ बैटल कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जोंगलिन को होश आ चुका था। सिल्वर मून उसे आंखें खोलते हुए देखकर कहने लगे, अरे वाह, मैडम को तो होश आ गया। वहीं पर जोंगलिन तो सिल्वर मून को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो तुरंत ही पीछे हटते हुए कहने लगी कि आखिर तुम हो कौन। वहीं पर सिल्वर मून काफी क्यूट अंदाज में उसे सूंघते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। वो जोंगलिन से कह रही थी, मेरी दोस्त तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो, तुम्हारी बॉडी से तो मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू से तो मेरा मूड बन जाता है। मेरे ख्याल से तुम इतनी प्यारी खुशबू इसलिए लगाती होंगी क्योंकि तुम्हें स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल करना है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को भी पाल पोस के बड़ा किया। मगर जोंगलिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो सिल्वर मून पीछे हटते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मास्टर के सामने तो तुम्हें सब कुछ उगलना पड़ेगा। मास्टर ने मुझे बताया था कि जैसे ही तुम्हें होश आ जाए तुम्हें उनके सामने पेश होना पड़ेगा। तो जोंगलिन घबराते हुए उससे पूछने लगी कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है, और क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हो। जो सुनकर सिल्वर मून इरिटेट होते हुए कहने लगी कि यार तुम कितने सवाल पूछती हो। वेल, तुम जी कंट्री के ड्रिफ्टिंग क्लाउड माउंटेन पर आ चुकी हो। ड्रिफ्टिंग क्लाउड का नाम सुनते ही जोंगलिन के होश उड़ गए। वो कह रही थी कि ये इलाका तो हेवनली डाउ अलायंस के अंडर है, लेकिन तुम लोग मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर लेके कैसे आ गए, ये जगह तो हजारों मील दूर है। तो सिल्वर मून उससे कहने लगी कि यूँ मुंह लटकाना बंद करो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वैसे भी तुम्हें मास्टर के सामने पेश करने के बाद मुझे ढेर सारा काम करना होगा। अब यहाँ पर सिल्वर मून जानबूझकर उसे इवल अंदाज में घूरने लगी, जो देखकर जोंगलिन को डर लग रहा था। वैसे तो सिल्वर मून के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका रवैया देखते ही जोंगलिन को चुपचाप से उसे फॉलो करना पड़ा। साथ ही साथ वो इस केव को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी।
ताकि जरूरत पड़ने पर यहाँ से वो एस्केप कर पाए। मगर थोड़ी देर में इसका ये भ्रम भी टूटने वाला है और अब ये लोग उस केव की मेन चेम्बर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जोंगलिन को एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट की आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि वो बीस्ट खुद को आजाद करने के लिए एक बैरियर पर अटैक कर रहा है, मगर वो बैरियर ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था। और अभी लोग तुरंत ही हानली के पास पहुंच गए। हानली का अभी भी ध्यान पूरी तरह से उस बैरियर पर था। तो सिल्वर मून कहने लगी, मास्टर ये जानवर तो बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रहा, इसने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे सिर में दर्द कर दिया है। वैसे तो ये सिर्फ 5वीं लेवल का डिमोनिक बीस्ट है, मगर इसकी पावर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। दरअसल सिल्वर मून ये सारे डायलॉग इसलिए मार रही थी ताकि जोंगलिन इस डिमोनिक बीस्ट को पहचान पाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। जोंगलिन तुरंत ही समझ चुकी थी कि ये तो आयरन राइनोसोरस बीस्ट है। वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए बताने लगी कि ये तो फू फैमिली का गार्डियन स्पिरिचुअल बीस्ट था। वेल इस स्पिरिचुअल बीस्ट को जोंगलिन को दिखाने का इरादा बस एक ही है। हानली चाहता था कि इस बंदी को क्लियरली पता चल जाए कि फू फैमिली को और किसी ने नहीं बल्कि हानली ने ही डिस्ट्रॉय किया है। वो जोंगलिन से कहने लगा कि तुम तो स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट की काफी अच्छी डिसाइपल मालूम होती हो, तुमने तो तुरंत ही पहचान लिया कि ये फू फैमिली का गार्डियन था। मेरे ख्याल से तुमने इंसेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को काफी डीपली स्टडी किया है। तो जोंगलिन तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए हानली का शुक्रिया अदा करने लगी, मगर उसके चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं थी। उसे पता था कि थोड़ी देर बाद ये बंदा उस पर अपना कहर बरसाएगा। फिलहाल तो हानली ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस राइनो पर ही अटैक कर दिया, जिससे वो राइनो दर्द के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस बीस्ट की ऐसी हालत देखकर तो जोंगलिन के पसीने छूट गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा हशर मेरा ना हो जाए। वहीं पर सिल्वर मून उस डिमोनिक बीस्ट को संभालने के लिए उस बैरियर के अंदर चली जाती है, और फिर हानली ने वहाँ का डोर बंद कर दिया। उसने फाइनली जोंगलिन के सामने अपना फेस रिवील कर दिया था। पहला तो उस बंदी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना यंग कल्टीवेटर एक नेसेंट सोल कैसे बन गया। मगर ये दुनिया तो मिस्ट्री से भरी है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इधर सिल्वर मून ने देखा कि वो राइनोसोरस बीस्ट हानली के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटका गया। तो चिल्लाते हुए हानली से कहने लगी कि मास्टर आपने इस पर कुछ ज्यादा ही फोर्स का यूज किया, इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। अब पता नहीं इसे नॉर्मल होने में कितने दिन लग जाएंगे। इसकी पूरी बॉडी से थंडर रिलीज हो रही है। जो सुनते साथ ही तो बेचारी जोंगलिन और ज्यादा परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि इस बंदे ने अपनी हल्की सी पावर का यूज करते उस पावरफुल डिमोनिक बीस्ट को नॉकआउट कर दिया। अब पता नहीं आखिर ये मेरे साथ क्या करेगा। मेरा अंजाम तो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और वहीं पर हानली ने भी इसके फियर को सेंस कर लिया। वो यही तो चाहता था कि जोंगलिन उससे डर के रहे। और अब वो आगे बढ़ते हुए जोंगलिन से कहने लगा कि चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। बताओ तुम और तुम्हारे साथी मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? जहाँ तक मुझे याद है 6 डेविल डाओ सेक्ट और घोस्ट स्पिरिट गेट से मेरी पुरानी दुश्मनी थी, और इसी वजह से मैंने उन कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया। लेकिन तुम तो स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट से बिलोंग करती हो, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारे सेक्ट के साथ कोई पंगे खड़े नहीं किए। तो फिर बताओ तुम्हें मुझे ट्रेस करने का क्या रीजन था? जिस पर जोंगलिन डरते हुए कहने लगे कि सीनियर आपने हमारे सेक्ट के एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट को कब्जे में लिया है। हमारे एंसेस्टर चाहते थे कि मैं जल्दी से जाकर उस सीक्रेट ऑब्जेक्ट को हासिल करूं, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मुझे आपको फॉलो करना पड़ा। मैंने उस सीक्रेट ऑब्जेक्ट को ट्रैक डाउन करके ही आपके लोकेशन का पता किया था। यकीन मानिए हमारा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। सीक्रेट ऑब्जेक्ट का जिक्र सुनते ही हानली सीधे उसके पास चला गया। यहाँ पर उसने कैप्चर किया हुआ वुड स्पिरिट इन्फेंट भी बाहर निकाल लिया था। वो जोंगलिन से पूछने लगा कि क्या तुम इस डीमन की बात कर रही हो? उस इन्फेंट को देखकर तो जोंगलिन के होश ही उड़ गए। वो तुरंत ही हानली को बताने लगी कि इसे वुड स्पिरिट इन्फेंट कहा जाता। हमारे स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट की न जाने कितनी ही सारी जनरेशन इसे रिफाइन करती आई। यहाँ पर हानली उस स्पिरिट इन्फेंट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे जानना था कि आखिर इन्फेंट इन लोगों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ ही साथ उसे डाउट था कि कहीं इस इन्फेंट को ट्रेस करते हुए स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट के लोग यहाँ न पहुँच जाए। तो जोंगलिन उसे बताने लगे कि सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन मार्क सेटअप नहीं है। हमारे सेक्ट में सीनियर हानयूजी और सिर्फ मैं ही एक ऐसी शख्स हूँ जो इसे ट्रेस कर सकते। दरअसल हम दोनों ने एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट किया था, और इसी वजह से हम काफी दूर से भी इस इन्फेंट का लोकेशन ट्रेस कर सकते। मगर जहाँ तक मुझे बताया गया हम हेवनली डाओ अलायंस में हैं, यानी कि हम जू कंट्री के डिमोनिक सेक्ट से हजारों मील दूर आ चुके, इसलिए अब कोई भी वुड स्पिरिट इन्फेंट को ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो हानली थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने इस डीमन को रिफाइन क्यों किया? इससे भला तुम्हारे स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट को क्या फायदा? मगर जोंगलिन कोई जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए हानली उसे डराने के लिए उसकी काफी ज्यादा करीब आ गया। वो कहने लगा कि अगर तुम्हारे सेक्ट की हर एक जनरेशन इसे रिफाइन करती आ रही है तो ये जरूर से हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जिस पर जोंगलिन डर के मारे कहने लगी कि ये हमारे सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है।
अगर इसका आधा भी सीक्रेट लीक हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। जो सुनते साथ ही हानली ने बड़े गुस्से में उसे घूरना शुरू किया। उसके डिवाइन सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि जोंगलिन एक ही सेकंड में उस इल्यूजन में ट्रैप हो गई। पहला तो जोंगलिन के सामने सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उतने में वहाँ पर हानली की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था, चलो जल्दी से वो सीक्रेट बताओ, मैं तो उसे सुनने के लिए बेताब हूँ, क्या तुम मुझे एंटरटेन नहीं करोगी? और अब देखते ही देखते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। हानली का बहुत ही भयानक धर्मा फॉर्म जोंगलिन के सामने आ चुका था। उस फॉर्म देखते साथ ही वो बंदी अपने आप सीधे घुटनों पर आ जाती है। साथ ही साथ वहाँ मौजूद हेवनली प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि जोंगलिन को ना चाहते हुए अपने सीक्रेट रिवील करने पड़े। वो बताने लगी कि सीनियर, ये वुड स्पिरिट इन्फेंट काफी ज्यादा स्पेशल है। इस सीक्रेट ऑब्जेक्ट को हम वुड एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर की बॉडी में मर्ज कर सकते। एक बार ये मर्जिंग प्रोसेस पूरी हो जाए, फिर वो कल्टीवेटर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर करेगा, जो कि उस कल्टीवेटर की ओरिजिनल सोल को हटाकर एक नेसेंट सोल के साथ रिप्लेस कर सकती। तो इस तरह से उस बंदे को नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेशन की डिवाइन पावर हासिल हो सकती है। आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो ये कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। उसकी बातें सुनकर हानली कहने लगा कि एक नेसेंट सोल बनने के लिए उस कल्टीवेटर को न जाने कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कई सौ सालों की कड़ी मेहनत के बाद ही एक नेसेंट सोल पैदा हो सकती, लेकिन तुम लोगों ने तो एक नेसेंट सोल बनाने का शॉर्टकट ही निकाल लिया। ये तो एक बहुत ही ब्रूटल हेवन डिफाइंग टेक्निक है, ऐसे काम तो बस डीमन कर सकते। और अब यहाँ पर हानली का आवाज भी पूरी तरह से डिमोनिक हो चुका था। वो काफी ज्यादा डरावनी आवाज में कहने लगा कि तुम्हारा स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट न जाने कितने ही सालों से डीमन के साथ मिला हुआ था। तुम लोगों ने राइचस पाथ को फॉलो करने के दावे किए, जबकि असल में तुम गद्दार थे। यहाँ पर हानली का गुस्सा देखकर जोंगलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर हानली के हर एक सवाल का जवाब देने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। वो कह रही थी, सीनियर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, हमारा स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट न जाने कब से डीमंस के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं इस टेक्निक के बारे में आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल वुड स्पिरिट इन्फेंट का यूज करते हुए हम वुड एट्रीब्यूट वाले बंदे की बॉडी में नेसेंट सोल डाल सकते हैं, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे पूरा करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल कोर लगेगी, और ये कोर हम एक ऐसे बंदे की बॉडी से हासिल कर सकते हैं जो कि कल्टीवेशन की नेसेंट सोल लेवल पर पहुंचने के बाद मर चुका हो। ऐसी कोर मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर मिल भी जाए तो भी हमें एक फ्यूजन सेरेमनी को अरेंज करना पड़ता। फ्यूजन सेरेमनी तभी पूरी हो सकती जब हम अलग अलग एलिमेंट वाले 5 नेसेंट सोल्स को समन कर पाए। सिर्फ नेसेंट सोल के 5 एलिमेंट मिलने के बाद ही ये प्रोसेस पूरी हो सकती। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर किसी बंदे ने ये सारा मटेरियल अरेंज भी कर दिया और उसे नेसेंट सोल रिप्लेस भी हो गई, तो सिर्फ उसके पास नेसेंट सोल कल्टीवेटर जैसी पावर्स आएगी, मगर उस बंदे का लाइफ स्पैन इंक्रीज नहीं होगा। एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर का जितना लाइफ स्पैन है उतना ही उसका होगा। यानी कि इस टेक्निक का यूज करते हुए हम किसी कल्टीवेटर की पावर को एक नेसेंट सोल जितना बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उसका लाइफ स्पैन नहीं बढ़ने वाला। ये सब सुनकर हानली सोचने लगा कि ये मेथड तो बिल्कुल एक ईवल कोर को कल्टीवेट करने जैसी है। एक ऐसा शॉर्टकट है जिसमें हजारों छुपे हुए खतरे होंगे। ये लोग तो एक नेसेंट सोल की कॉपी बना रहे हैं जो कि बिना ज्यादा मेहनत करे फॉर्म होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सारी बातें हजम नहीं हो रही। और अब हानली उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है। तभी जोंगलिन डर के मारे उससे कहने लगी कि आपको मुझसे जो सीक्रेट जानना था वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। मेरे ख्याल से अब मैं आपके काम की नहीं रही। तो हानली उससे कहता है कि उस दिन तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए अपने 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स को बाहर निकाला था। वो रेयर इंसेक्ट की लिस्ट के 18वीं रैंकिंग पर है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक एंशिएंट स्पिरिट इंसेक्ट है। तो बताओ तुम्हारे पास इतने भयानक इंसेक्ट कहाँ से आ गए? क्या तुम मेरे खातिर उन्हें एक बार फिर से बाहर निकाल सकती हो? जो सुनकर जोंगलिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि सीनियर आपको तो हमारे सेक्ट की रेयर इंसेक्ट लिस्ट के बारे में भी पता है। जो सुनकर हानली बस उसे घुरे जा रहा था। तो जोंगलिन भी समझ गई थी कि उसके कोई भी सवाल का जवाब उसे नहीं मिलने वाला, और अब वो तुरंत ही अपने 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड को बाहर निकाल लेती है। वो हानली को बताने लगी कि एक एंशिएंट कल्टीवेटर की केव में मुझे इनके अंडे मिले थे। पहला तो मुझे लगा था कि ये किसी मामूली इंसेक्ट के अंडे होंगे, लेकिन फिर उन अंडों के हैच होने के बाद हमारे सेक्ट के एल्डर्स ने मुझे बताया कि जब ये इंसेक्ट अपनी मैच्योरिटी को हिट करेगी तब इनके पास बहुत ही भयानक डिवाइन पावर्स आ जाएगी, मगर उस लेवल तक
का पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इन्हें वहां तक पहुंचने में लगभग 100 साल लग जाएंगे। इसलिए किसी भी एल्डर ने इन इंसेक्ट को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं की। तो हानली जोंगलिन से कहने लगा कि मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज करके मैं इनकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। ये काफी तेजी के साथ ग्रो करेंगे और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मुझे तुम्हारे स्पिरिट इंसेक्ट काफी ज्यादा पसंद आए। मगर जोंगलिन को खुशी नहीं बल्कि उल्टा टेंशन आ रहा था। साथ ही हानली उससे कहने लगा कि मैंने सुना है तुम्हारे स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट के पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने की काफी पावरफुल टेक्निक है। जिस पर जोंगलिन जवाब देते हुए बताने लगी कि ये हमारी स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट की गार्डेड सीक्रेट है। अगर ये सीक्रेट टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की तो वापस जाने के बाद मेरे स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट के लोग मुझे मार देंगे। पनिशमेंट के तौर पर मेरी सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे रिफाइन किया जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप इन स्पिरिट इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि ये तीनों सेंटीपीड्स मेरी ब्लड के साथ कनेक्टेड हैं। इन्होंने तो ऑलरेडी मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट किया है, तो ये आपकी बात नहीं मानेंगी। जिस पर हानली कह रहा था अपनी बकवास बंद करो, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुमने बचपन से लेकर अभी तक इन्हें अपना ब्लड खिलाया है, इसलिए अगर तुम इन सेंटीपीड्स को मेरे हवाले भी कर दो तो मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ये कब कहा कि ये डीमन तुमसे तुम्हारे इंसेक्ट छीनना चाहता है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारे इंसेक्ट अपने बच्चे पैदा करे और फिर मैं उन पर क्लेम करूंगा। बस एक बार मुझे इनके अंडे और तुम्हारी वो सीक्रेट टेक्निक मिल जाए फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें इस डीमन के साथ रहना पड़ेगा। जिस पर जोंगलिन इमोशनल होकर कहने लगी कि सीनियर, अगर आपने मुझे जिंदा भी छोड़ दिया तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अब वापस से मेरी स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट नहीं जा सकती, और अगर ऐसे में मैं एक फ्री कल्टीवेटर बन भी गई तो भी कभी नेसेंट सोल फॉर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और एक फ्री कल्टीवेटर को कभी कोई गाइडेंस नहीं मिलता। वेल, ये बंदी जानती ही नहीं कि हमारे हानली ने बिना मास्टर के ही नेसेंट सोल को अचीव किया है। जोंगलिन कह रही थी कि सीनियर, अब तो मैं आपकी पहचान और आपका लोकेशन जान चुकी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। जो सुनते साथ ही हानली अपनी चाय पोर करते हुए उससे कहने लगा कि बताओ फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई कसम खाऊं, या फिर तुम्हें ये लगता होगा कि अगर मैं अपने वादे से मुकर गया तो मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो सुनते साथ ही जोंगलिन घबराते हुए सीधे घुटनों पर बैठ जाती है। वो कहती, सीनियर, मैं तो ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं कर सकती। अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो वो बस आपकी रहम की वजह से। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई रास्ता होना चाहिए। मैं किसी भी पावरफुल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, और ना ही सेक्ट में भी मेरा कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अगर आज मैं कल्टीवेशन की इस लेवल पर पहुँच पाई हूँ तो वो बस खुद की मेहनत के दम पर, और इसी वजह से आपकी जूनियर आपके सामने एक रिक्वेस्ट करेगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपने डिसाइपल बना लो। मैं आपके सामने रहम की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। इतना कहते साथ ही जोंगलिन ने हानली के सामने अपना माथा टेक दिया। वो कहने लगी कि अगर आपका मुझे सपोर्ट मिल जाए तो फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया तो फिर स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट मुझे हंट डाउन करेगा। इससे अच्छा तो आप मुझे रिलीज करने के बजाय खुद ही खत्म कर दीजिए, एटलीस्ट मुझे एक आसान सी मौत मिल जाएगी। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम्हें तो हालातों की नजाकत का फायदा काफी अच्छे से उठाना आता है, साथ ही साथ तुम्हारी थॉट्स भी काफी ज्यादा केयरफुल है। तुमने तो इस सिचुएशन को बड़ी ही चालाकी से हैंडल कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी बस एक ही बात सबसे ज्यादा पसंद आई, जो कि है तुम्हारा करेज। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर मेरे सामने अपनी बातें रखी। तो अभी सारा सोच विचार करने के बाद हानली उससे कहने लगा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि तुम्हें मेरी सोल रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, और दूसरी ये कि तुम सिर्फ यहाँ की रजिस्टर्ड डिसाइपल होंगी। अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल डिसाइपल बनाकर ट्रेनिंग भी दूं तो भी वो तुम्हारी कल्टीवेशन को सुटेबल नहीं रहेगी। जो सुनते साथ ही जोंगलिन तुरंत ही हानली का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप मुझे अपने साथ रखो तो आपकी 2 क्या बल्कि 1000 शर्तें भी मुझे कबूल है। और फिर वो काफी ज्यादा खुश होकर हानली को मास्टर कह के ग्रीट करने लगी। तो हानली भी अपना रेस्ट्रिक्शन स्पेल क्रिएट करते हुए जोंगलिन पर सेटअप कर देता है। वो कह रहा था कि तुम अभी से ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल बन चुकी हो। यहाँ आने के बाद तुम्हें अपना एक नया नाम रखना पड़ेगा। अब पहला तो तुम जाकर अपनी चेम्बर में आराम करो, और कल सुबह होते ही मैं अपने 2 एल्डर्स से तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगा। दरअसल वो दोनों भी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा अच्छे से पेश आना। जो सुनते साथ ही जोंगलिन यस मास्टर कहते हुए वहाँ से रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाते ही सिल्वर मून भी चेम्बर से बाहर आ चुकी थी। वो भी जोंगलिन की नकल करते हुए कहने लगी, यस मास्टर। वहीं पर हानली अपनी हंसी को जैसे तैसे दबा रहा था। वो जानता है सिल्वर मून ऐसे मौके को नहीं छोड़ती। अब सिल्वर मून वहाँ
वहाँ आकर चाय की प्याली भरते हुए कहने लगी कि वैसे तो मेरे मास्टर कभी कोई डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उन्हें स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक को हासिल करना था तो वो सीधे इस बंदी की मेमोरीज को चेक करके भी हासिल कर सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे ख्याल से मास्टर का कोई दूसरा ही इरादा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड को यहाँ पर रखना चाहते हो? जिस पर हानली कह रहा था तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो। और अब हानली ने जोंगलिन को अपना डिसाइपल क्यों बनाया इसके पीछे की वजह बताने लगा। वो कह रहा था कि हमारे पास ब्लू आइस फ्लेम्स है जिन्हें रिफाइन करने में लगभग 200 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम इन 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड की कोल्ड एनर्जी का यूज करें तो रिफाइनमेंट का टाइमिंग काफी तेजी के साथ घट जाएगा। इतना ही नहीं, इन दोनों एनर्जीज के कंबाइन होने से हमें बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हानली ब्लू आइस फ्लेम्स और कोल्ड एनर्जी को एक साथ मिला देता है जो कि पूरी तरह से आपस में घुल मिल गई थी और फिर वो ऊपर जाकर फायरवर्क्स जैसे एक्सप्लोड हो जाती है। ये सब देखकर तो सिल्वर मून को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पूरी केव में सितारों की बारिश हो रही। और उतने में हानली सिल्वर मून से पूछने लगा कि क्या तुम्हें असुरा सेक्रेड फायर याद है? उसे वॉइड हेवन हॉल में उस डीमन जुआनगू ने क्रिएट किया था। जिस पर सिल्वर मून कहती ऑफ कोर्स याद है मास्टर, उस दिन तो आप मरते मरते बच गए थे। उस बंदे ने दोनों फायर्स को मिलाकर बहुत ही भयानक असुरा फ्लेम को क्रिएट किया था। अगर उस दिन आपकी जगह कोई और होता तो उसकी बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती। अगर उसे सफिशिएंट वक्त मिल जाता तो जरूर से, अगर उस बंदे को थोड़ा भी ज्यादा समय मिल जाता तो जरूर से असुरा सेक्रेड फायर को जनरेट करता। फिर तो मैं ये दावे के साथ कह सकती थी कि वो इस पूरी दुनिया का इनविंसिबल पर्सन बन जाता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं रहती जो जुआनगू से पंगे ले। जिसके बाद सिल्वर मून तुरंत ही अपने सपनों से बाहर आते हुए कहने लगी कि मास्टर भला आपने असुरा सीक्रेट फ्लेम का जिक्र क्यों किया? अब ये मत बोलो कि आप भी वैसा ही कुछ करने जा रहे हो। जो सुनते साथ ही हानली अपने हाथों पर कुछ फ्लेम्स को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि वैसे तो मुझे इस फायर का ओरिजिन नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसे जैसे 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड की पावर बढ़ेगी ये फायर भी उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दरअसल हानली ने यहाँ पर जुआनगू की इन फायर का यूज किया था। वो कह रहा था कि हमें जुआनगू की इन पावर के साथ इन फ्रॉस्ट सेंटीपीड की एनर्जी को मिला देना है और इन दोनों के कंबाइन होते साथ ही मैं उसी में ब्लू आइस फ्लेम को ऐड कर दूंगा। जैसे ये तीनों पावर्स आपस में मर्ज हो जाए फिर हमें इसे ईवल रिपेलिंग डिवाइन थंडर से गुजारना होगा ताकि इसमें मौजूद ईवल पावर पूरी तरह से वैनिश हो जाए और इसी तरह से क्रिएट होगा मेरा सबसे भयानक ड्रैगन। जुआनगू की असुरा सीक्रेट फायर काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर मेरा ड्रैगन भी उससे कम नहीं रहेगा। इनफैक्ट मेरा ड्रैगन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि वो असुरा फ्लेम्स को भी तकड़ी टक्कर दे सके। हानली का ये सारा प्लान सुनकर तो सिल्वर मून के होश ही उड़ गए। वो कह रही थी मास्टर अब वो दिन दूर नहीं जब आप पूरे साउथ को डोमिनेट करें, हर जगह बस आपकी ही पावर्स का बोलबाला होगा। मैं तो उस दिन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।